भाग 20 क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा। अध्याय 1 नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र शीर्षक के साथ मिले इस दस्तावेज के कई प्रारूप और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। इसके संपूर्ण रूप का अंग्रेजी अनुवाद है। कौम के नाम संदेश के रूप में इसका एक संक्षिप्त रूप भी इस अनुभाग में संकलित है। लाहौर के पीपुल्स में 29 जुलाई 1931 और इलाहाबाद के अभ्युदय में 8 मई 1931 के अंक में इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। यह दस्तावेज अंग्रेज सरकार की एक गुप्त पुस्तक बंगाल में संयुक्त मोर्चा आंदोलन की प्रगति पर नोट से प्राप्त हुआ, जिसका लेखक एक सीआईडी अधिकारी CES फेयरवेदर था और जो उसने 1936 में लिखी थी। उसके अनुसार यह लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था और 3 अक्टूबर 1931 को श्रीमती विमला प्रभा देवी के घर से तलाशी में बरामद हुआ था। यह पत्र अथवा लेख भगत सिंह ने फांसी से करीब 1.5-2 महीने पहले, संभवतः 2 फरवरी 1931 को जेल से ही लिखा था। नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद गोलमेज सम्मेलन ने हमारे सामने संवैधानिक सुधारों संबंधी कुछ निश्चित बातें प्रस्तुत की हैं और कांग्रेसी नेताओं से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपना आंदोलन वापस लेकर इसमें मदद करें। इस बात का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि वे आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय करते हैं या नहीं। ये तो निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी तरह के समझौते के रूप में होगा। अब ये बात अलग है कि यह समझौता जल्द होता है या देर से। वास्तव में समझौता कोई घटिया या घृणित वस्तु नहीं है, जैसा कि प्रायः समझा जाता है। राजनीतिक संघर्षों का ये एक जरूरी दांव पेच है। कोई भी राष्ट्र जो अत्याचारी शासकों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, शुरू में अवश्य असफल रहता है। संघर्ष के बीच में समझौते द्वारा कुछ आधे अधूरे सुधार हासिल करता है और सिर्फ अंतिम दौर में ही, जब सभी शक्तियां और साधन पूरी तरह से संगठित हो जाते हैं, शासक वर्ग को नष्ट करने के लिए आखिरी जोरदार हमला किया जा सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि तब भी असफलता हाथ लगे और किसी प्रकार का समझौता अनिवार्य हो जाए। रूस के उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट की जा सकती है। 1905 में जब रूस में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ तो राजनीतिक नेताओं को बड़ी आशाएं थी। लेनिन तब विदेश से, जहां वे शरण लिए हुए थे, लौट आए थे और संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। लोग उन्हें यह बताने पहुंचे कि दर्जनों जागीरदार मार दिए गए हैं और 20 महल जला दिए गए हैं। लेनिन ने उत्तर में कहा कि लौटकर 1200 जागीरदार मारो और इतने ही महल व हवेलियां जला दो, क्योंकि यदि असफल रहे तो भी इसका कुछ मतलब होगा। ड्यूमा यानी कि रूसी संसद की स्थापना हुई। अब लेनिन ने ड्यूमा में हिस्सा लेने की वकालत की। ये 1907 की बात है, जबकि 1906 में वे पहले ड्यूमा में हिस्सा लेने के खिलाफ थे। बावजूद इसके उस ड्यूमा में काम करने का अवसर अधिक था और इस ड्यूमा के अधिकार अत्यंत सीमित कर दिए गए थे। वो फैसला बदली हुई परिस्थितियों के कारण था। अब प्रतिक्रियावादी शक्तियां बहुत बढ़ रही थीं और लेनिन ड्यूमा के मंच को समाजवादी विचारों पर बहस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पुनः 1917 की क्रांति के बाद जब बोल्शेविक ब्रेस्ट-लितोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हुए तो सिवाय लेनिन के बाकी सभी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन लेनिन ने कहा, शांति, शांति और पुनः शांति। किसी भी कीमत पर शांति होनी चाहिए। जब कुछ बोल्शेविक विरोधियों ने इस संधि के लिए लेनिन की निंदा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बोल्शेविक जर्मन हमले का सामना करने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसीलिए संपूर्ण तबाही की जगह संधि को प्राथमिकता दी गई है। जो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वो ये है कि समझौता एक ऐसा जरूरी हथियार है जिसे संघर्ष के विकास के साथ ही साथ इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है। लेकिन जिस चीज का हमेशा ध्यान रहना चाहिए वो है आंदोलन का उद्देश्य। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए। इस बात से अपने आंदोलन की उपलब्धियों, सफलताओं व असफलताओं को आंकने में हमें सहायता मिलती है और अगला कार्यक्रम बनाने व तय करने में भी।
तिलक की नीति उनके उद्देश्यों के बावजूद, यानी उनके दांवपेच बहुत अच्छे थे। आप अपने शत्रु से 16 आना पाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको 1 आना मिलता है, उसे जेब में डालिए और बाकी के लिए संघर्ष जारी रखिए। नरम दल के लोगों में जिस चीज की हम कमी देखते हैं वो उनके आदर्श की है। वे इकन्नी के लिए लड़ते हैं और इसलिए उन्हें कुछ मिल ही नहीं सकता। क्रांतिकारियों को यह बात हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए कि वे आमूल परिवर्तन लाने वाली क्रांति के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ताकत की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में लेनी है। समझौतों से इसलिए डर महसूस होता है क्योंकि प्रतिक्रियावादी शक्तियां समझौते के बाद क्रांतिकारी शक्तियों को समाप्त करवाने की कोशिशें करती हैं। लेकिन समझदार और बहादुर क्रांतिकारी नेता आंदोलन को ऐसे गड्ढों में गिरने से बचा सकते हैं। हमें ऐसे समय और ऐसे मोड़ पर वास्तविक मुद्दों और विशेषतः उद्देश्यों संबंधी कुछ गड़बड़ नहीं होने देनी चाहिए। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने वास्तविक संघर्ष से धोखा किया है और वे यानी कि उसके नेता सिर्फ कुटिल साम्राज्यवादी बनकर रह गए हैं। मेरे विचार में इन रंगे हुए साम्राज्यवादी लेबर नेताओं से कट्टर प्रतिक्रियावादी हमारे लिए बेहतर हैं। दांव पेचों और रणनीति संबंधी लेनिन के जीवन और लेखन पर हमें विचार करना चाहिए। समझौते के मामले पर वामपंथी कम्युनिज्म में उनके स्पष्ट विचार मिलते हैं। कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा है कि वर्तमान आंदोलन किसी न किसी समझौते या पूर्ण असफलता में समाप्त होगा। मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि मेरी राय में इस समय वास्तविक क्रांतिकारी ताकतें मैदान में नहीं हैं। ये संघर्ष मध्यवर्गीय दुकानदारों और चंद पूंजीपतियों के बलबूते किया जा रहा है। ये दोनों वर्ग, विशेषतः पूंजीपति, अपनी संपत्ति या मिल्कियत खतरे में डालने की जरूरत नहीं कर सकते। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं तो गांवों और कारखानों में हैं, किसान और मजदूर। लेकिन हमारे बुर्जुआ नेताओं में उन्हें साथ लेने की हिम्मत नहीं है। नहीं वे ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। ये सोए हुए सिंह यदि एक बार गहरी नींद से जाग गए तो वे हमारे नेताओं की लक्ष्य पूर्ति होने के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। 1920 में अहमदाबाद के मजदूरों के साथ अपने प्रथम अनुभव के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, हमें मजदूरों से सांठगांठ नहीं करनी चाहिए। कारखानों के सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। तब से उन्होंने इस वर्ग को साथ लेने का कष्ट नहीं उठाया। यही हाल किसानों के साथ है। 1922 का बारदोली सत्याग्रह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि नेताओं ने जब किसान वर्ग के उस विद्रोह को देखा जिसे न सिर्फ विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व से ही मुक्ति हासिल करनी थी वरन देशी जमींदारों की जंजीरें भी तोड़ देनी थी, तो कितना खतरा महसूस किया था। यही कारण है कि हमारे नेता किसानों के आगे झुकने की जगह अंग्रेजों के आगे घुटने टेकना पसंद करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो क्या आप किसी नेता का नाम ले सकते हैं जिसने मजदूरों या किसानों को संगठित करने की कोशिश की हो? नहीं, वे खतरा मोल नहीं लेंगे। यही तो उनमें कमी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वे संपूर्ण आजादी नहीं चाहते। आर्थिक और प्रशासकीय दबाव डालकर वे चंद और सुधार यानी भारतीय पूंजीपतियों के लिए चंद और रियायतें हासिल करना चाहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन का बेड़ा तो डूबेगा ही, शायद किसी न किसी समझौते या ऐसी ही किसी चीज के बिना। नवयुवक कार्यकर्ता जो पूरी तनदेही से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, स्वयं पर पूरी तरह संगठित नहीं है और अपना आंदोलन आगे ले जाने की ताकत नहीं रखते। वास्तव में पंडित मोतीलाल नेहरू के सिवाय हमारे बड़े नेता कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि वे हर बार गांधी जी के आगे बिना शर्त घुटने टेक देते हैं। अलग राय होने पर भी वे पूरे जोर से विरोध नहीं करते और गांधी के कारण प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्रांति के प्रति पूरी संजीदगी रखने वाले नौजवान कार्यकर्ताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कठिन समय आ रहा है। वे चौकस रहें, हिम्मत न हारें और उलझनों में न फंसें। महान गांधी के 2 संघर्षों के अनुभव के बाद हम आज की परिस्थिति व भविष्य के कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट राय बना सकते हैं। अब मैं बिल्कुल सादे ढंग से एक केस बताता हूं।
आप इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप इसका मतलब समझते हो। असेंबली बम केस में दी गई हमारी परिभाषा के अनुसार इनकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। वास्तव में राज्य यानी सरकारी मशीनरी शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का ही यंत्र है। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा आदर्श है नए ढंग से सामाजिक संरचना, यानी मार्क्सवादी ढंग से। इसी लक्ष्य के लिए हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता को लगातार शिक्षा देते रहना है ताकि अपने सामाजिक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अनुकूल व सुविधाजनक वातावरण बनाया जा सके। हम उन्हें संघर्षों के दौरान ही अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षा दे सकते हैं। इन बातों के बारे में स्पष्टता यानी कि हमारे फौरी और अंतिम लक्ष्य को स्पष्टता से समझने के बाद हम आज की परिस्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते समय हमें हमेशा बिल्कुल बेझिझक, बेलाग या व्यावहारिक होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब भारत सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी को लेकर हल्ला हुआ था तो मिंटो मार्ले सुधार लागू हुए थे, जिनके द्वारा केवल सलाह देने का अधिकार रखने वाली वायसराय परिषद बनाई गई थी। विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी तो स्वायत्त शासन वाली सरकार का वायदा किया गया और मौजूदा सुधार लागू किए गए। असेंबली को कुछ सीमित कानून बनाने की ताकत दी गई, लेकिन सब कुछ वायसराय की खुशी पर निर्भर है। अब तीसरी स्टेज है। अब सुधारों संबंधी विचार हो रहा है और निकट भविष्य में ये लागू होंगे। अब नौजवान इसकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं? एक सवाल है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेसी नेता कैसे उनकी परख करेंगे, लेकिन हम क्रांतिकारी इन्हें निम्नलिखित कसौटी पर परखेंगे। 1. किसी सीमा तक शासन की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंपी जाती है। 2. शासन चलाने के लिए किस तरह की सरकार बनाई जाती है और सामान्य जनता को इसमें हिस्सा लेने का कहां तक अवसर मिलता है। 3. भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं और इन उपलब्धियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। इसके लिए शायद कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत हो। पहली बात यह है कि हमारी जनता के प्रतिनिधियों को कार्यपालिका पर कितना अधिकार और जिम्मेदारी हासिल होती है। अब तक कार्यपालिका को लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। वायसराय के पास वीटो की ताकत है, जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों की सारी कोशिशें बेअसर और ठप्प कर दी जाती हैं। हम स्वराज्य पार्टी के शुक्रगुजार हैं, जिनकी कोशिशों से वायसराय ने अपनी इस ताकत का बड़ा बेशर्मी से बार बार इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के मर्यादा भरे निर्णय पांव तले कुचलती है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है और इस पर बहस की जरूरत है। आइए सबसे पहले कार्यकारिणी की स्थापना के ढंग पर विचार करें। क्या कार्यकारिणी को असेंबली के चुने हुए सदस्य चुनते हैं या पहले की ही तरह ऊपर से थोपी जाएगी? क्या यह असेंबली के आगे उत्तरदायी होगी या पहले की ही तरह असेंबली का अपमान करेगी? जहां तक दूसरी बात का संबंध है, उसे हम वयस्क मताधिकार की संभावना से देख सकते हैं। संपत्ति होने की धारा को पूरी तरह समाप्त कर व्यापक मताधिकार दिए जाने चाहिए। हर वयस्क स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब तो सिर्फ ये देख सकते हैं कि मताधिकार किस सीमा तक दिए जाते हैं। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी 2 सभाओं वाली सरकार है। मेरे ख्याल से उच्च सभा बुर्जुआ भ्रमजाल या बहकावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मेरी समझ से जहां तक उम्मीद की जा सके, एक सभा वाली सरकार अच्छी है। यहां मैं प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर थोपा हुआ गवर्नर, जिसके पास असेंबली के ऊपर से विशेष अधिकार होंगे, तानाशाह से कम सिद्ध नहीं होगा। हम इसे प्रांतीय स्वायत्तता न कहकर प्रांतीय अत्याचार कहें। राज्य की संस्थाओं का यह अजीब लोकतंत्रीकरण है। तीसरी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 2 साल से अंग्रेज राजनीतिज्ञ उस वायदे को मिटाने में लगे हैं जिसे मोंटेग्यू ने यह कहकर दिया था कि जब तक अंग्रेजी खजाने में दम है
प्रत्येक 10 वर्ष पर और सुधार किए जाते रहेंगे। हम देख सकते हैं कि उन्होंने निकट भविष्य के लिए क्या फैसला किया है। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम इन बातों का विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उपलब्धियों पर जश्न मनाए जाएं, वरन इसलिए कि जनता में जागृति लाई जा सके और उन्हें आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया जा सके। हमारे लिए समझौता घुटने टेकना नहीं है, बल्कि एक कदम बढ़ाना है और फिर कुछ आराम करना है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक कुछ और है भी नहीं। ये अंतिम लक्ष्य और अंतिम विश्राम की जगह नहीं है। वर्तमान परिस्थिति पर कुछ हद तक विचार करने के बाद भविष्य के कार्यक्रम और कार्यनीति पर भी विचार कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी क्रांतिकारी पार्टी के लिए निश्चित कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब गतिविधि है। इसका मतलब संगठित व क्रमबद्ध काम द्वारा सोची समझी तब्दीली लाना है, और ये तोड़फोड़ असंगठित एकदम या स्वतः परिवर्तन के विरुद्ध है। कार्यक्रम बनाने के लिए अनिवार्य रूप से इन बातों के अध्ययन की जरूरत है। 1. मंजिल या उद्देश्य। 2. आधार जहां से शुरू करना है यानी वर्तमान परिस्थिति। 3. कार्यरूप यानी साधन व दांवपेच। जब तक इन तत्वों के संबंध में कुछ स्पष्ट संकल्प नहीं है, तब तक कार्यक्रम संबंधी कोई विचार संभव नहीं। वर्तमान परिस्थिति पर हम कुछ हद तक विचार कर चुके हैं। लक्ष्य संबंधी भी कुछ चर्चा हुई है। हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं, जिसके लिए बुनियादी जरूरत राजनीतिक क्रांति की है। यही है जो हम चाहते हैं। राजनीतिक क्रांति का अर्थ राजसत्ता यानी कि मोटे तौर पर ताकत का अंग्रेजी हाथों में से भारतीय हाथों में आना है, और वो भी उन भारतीयों के हाथों में जिनका अंतिम लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मिलता हो। और स्पष्टता से कहें तो राजसत्ता का सामान्य जनता की कोशिश से क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आना। इसके बाद पूरी संजीदगी से पूरे समाज को समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए जुट जाना होगा। यदि क्रांति से आपका ये अर्थ नहीं है तो महाशय मेहरबानी करें और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना बंद कर दें। कम से कम हमारे लिए क्रांति शब्द में बहुत ऊंचे विचार निहित हैं, और इसका प्रयोग बिना संजीदगी के नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय क्रांति चाहते हैं जिसका लक्ष्य भारतीय गणतंत्र की स्थापना है, तो मेरा प्रश्न यह है कि उसके लिए आप क्रांति में सहायक होने के लिए किन शक्तियों पर निर्भर कर रहे हैं। क्रांति राष्ट्रीय हो या समाजवादी, जिन शक्तियों पर हम निर्भर हो सकते हैं वे हैं किसान और मजदूर। कांग्रेसी नेताओं में इन्हें संगठित करने की हिम्मत नहीं है। इस आंदोलन में आपने ये स्पष्ट देख लिया है। किसी और से अधिक उन्हें इस बात का एहसास है कि इन शक्तियों के बिना वे विवश हैं। जब उन्होंने संपूर्ण आजादी का प्रस्ताव पास किया तो इसका अर्थ क्रांति ही था, पर इनका यानी कि कांग्रेस का मतलब ये नहीं था। इसे नौजवान कार्यकर्ताओं के दबाव में पास किया गया था, और इसका इस्तेमाल वे धमकी के रूप में करना चाहते थे ताकि अपना मनचाहा डोमिनियन स्टेटस में हासिल कर सके। आप कांग्रेस के पिछले तीनों अधिवेशन के प्रस्ताव पढ़कर उस संबंध में ठीक राय बना सकते हैं। मेरा इशारा मद्रास, कलकत्ता व लाहौर अधिवेशनों की ओर है। कलकत्ता में डोमिनियन स्टेटस की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। 12 महीने के भीतर इस मांग को स्वीकार करने के लिए कहा गया, और यदि ऐसा न किया गया तो कांग्रेस मजबूर होकर पूर्ण आजादी को अपना उद्देश्य बना लेगी। पूरी संजीदगी से वे 31 दिसंबर 1929 की आधी रात तक इस तोहफे को प्राप्त करने का इंतजार करते रहे, और तब उन्होंने पूर्ण आजादी का प्रस्ताव मानने के लिए स्वयं को वचनबद्ध पाया, जो कि वे चाहते नहीं थे। और तब भी महात्मा जी ने ये कहकर बात छिपाकर नहीं रखी कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। ये था इसका वास्तविक आशय। बिल्कुल शुरू से ही वे जानते थे कि उनके आंदोलनों का अंत किसी न किसी तरह के समझौते में होगा। इस बेदिली से हम नफरत करते हैं, न कि संघर्ष के किसी मसले पर समझौते से। हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्रांति किन किन ताकतों पर निर्भर है।
लेकिन यदि आप सोचते हैं कि किसानों और मजदूरों को सक्रिय हिस्सेदारी के लिए आप मना लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे किसी प्रकार की भावुक बातों से बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। वे साफ साफ पूछेंगे कि उन्हें आपकी क्रांति से क्या लाभ होगा। वो क्रांति जिसके लिए आप उनके बलिदान की मांग कर रहे हैं, भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो, तो उन्हें यानी कि जनता को इससे क्या फर्क पड़ता है? एक किसान को इससे क्या फर्क पड़ेगा यदि लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू आ जाएं? राष्ट्रीय भावनाओं की अपील बिल्कुल बेकार है। उसे आप अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको गंभीरता से काम लेना होगा और उन्हें समझाना होगा कि क्रांति उनके हित में है और उनकी अपनी है। सर्वहारा श्रमिक वर्ग की क्रांति सर्वहारा के लिए। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट अवधारणा बना लेंगे तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप अपनी शक्ति संजोने में जुट जाएंगे। अब दो अलग अलग पड़ावों से गुजरना होगा। पहला तैयारी का पड़ाव, दूसरा उसे कार्य रूप देने का। जब ये वर्तमान आंदोलन खत्म होगा तो आप अनेक ईमानदार व गंभीर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को निराश व उचाट पाएंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भावुकता एक ओर रखो। वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो। क्रांति करना बहुत कठिन काम है। ये किसी एक आदमी की ताकत के वश की बात नहीं है और न ही ये किसी निश्चित तारीख को आ सकती है। ये तो विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से पैदा होती है और एक संगठित पार्टी को ऐसे अवसर को संभालना होता है और जनता को इसके लिए तैयार करना होता है। क्रांति के दुस्साध्य कार्य के लिए सभी शक्तियों को संगठित करना होता है। इस सब के लिए क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को अनेक कुर्बानियां देनी होती हैं। यहां मैं ये स्पष्ट कह दूं कि यदि आप व्यापारी हैं या सुस्थिर दुनियादार या पारिवारिक व्यक्ति हैं तो महाशय, इस आग से न खेलें। एक नेता के रूप में आप पार्टी के किसी काम के नहीं हैं। पहले ही हमारे पास ऐसे बहुत से नेता हैं जो शाम के समय भाषण देने को कुछ वक्त जरूर निकाल लेते हैं। ये नेता हमारे किसी काम के नहीं है। हम तो लेनिन के अत्यंत प्रिय शब्द पेशेवर क्रांतिकारी का प्रयोग करेंगे। पूरा समय देने वाले कार्यकर्ता, क्रांति के सिवाय जीवन में जिनकी और कोई ख्वाहिश ही ना हो। जितने अधिक ऐसे कार्यकर्ता पार्टी में संगठित होंगे, उतने ही सफलता के अवसर अधिक होंगे। पार्टी को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत है वो ये कि ऐसे कार्यकर्ता स्पष्ट विचार, प्रत्यक्ष समझदारी, पहलकदमी की योग्यता और तुरंत निर्णय कर सकने की शक्ति रखते हों। पार्टी में फौलादी अनुशासन होगा और ये जरूरी नहीं कि पार्टी भूमिगत रहकर ही काम करे, बल्कि इसके विपरीत खुले रूप में भी काम कर सकती है। यद्यपि स्वेच्छा से जेल जाने की नीति पूरी तरह से छोड़ दी जानी चाहिए। इस तरह बहुत से कार्यकर्ताओं को गुप्त रूप से काम करते जीवन बिताने की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उन्हें उसी तरह से पूरे उत्साह से काम करते रहना चाहिए और यही है वो ग्रुप जिससे अवसर संभाल सकने वाले नेता तैयार होंगे। पार्टी को कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी जिन्हें नौजवानों के आंदोलनों से भर्ती किया जा सकता है। इसीलिए नवयुवकों के आंदोलन सबसे पहली मंजिल है। जहां से हमारा आंदोलन शुरू होगा, युवक आंदोलन को अध्ययन केंद्र खोलने चाहिए। लीफलेट, पैम्फलेट, पुस्तकें, मैगजीन छापने चाहिए। क्लासों में लेक्चर होने चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती करने और प्रशिक्षण देने की ये सबसे अच्छी जगह होगी। उन नौजवानों को पार्टी में ले लेना चाहिए जिनके विचार विकसित हो चुके हैं और वे अपना जीवन इस काम में लगाने के लिए तैयार हैं। पार्टी कार्यकर्ता नवयुवक आंदोलन के काम को दिशा देंगे। पार्टी अपना काम प्रचार से शुरू करेगी। यह अत्यंत आवश्यक है। गदर पार्टी 1914-1915 के असफल होने का मुख्य कारण था जनता की अज्ञानता, लगावहीनता और कई बार विरोध। इसके अतिरिक्त किसानों और मजदूरों का सक्रिय समर्थन हासिल करने के लिए भी प्रचार जरूरी है। पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो। ठोस अनुशासन वाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं की ये पार्टी बाकी सभी आंदोलन चलाएगी। इसे मजदूरों व किसानों की तथा अन्य पार्टियों का संचालन भी करना होगा और लेबर यूनियन कांग्रेस तथा इस तरह की अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभावी होने की कोशिश भी पार्टी करेगी।
पार्टी एक बड़ा प्रकाशन अभियान चलाएगी जिससे राष्ट्रीय चेतना ही नहीं वर्ग चेतना भी पैदा होगी। समाजवादी सिद्धांतों के संबंध में जनता को सचेत बनाने के लिए सभी समस्याओं की विषय वस्तु प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए और ऐसे प्रकाशनों को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाना चाहिए। लेखन सादा और स्पष्ट हो। मजदूर आंदोलन में ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूरों और किसानों की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बड़े अजीब विचार रखते हैं। ये लोग उत्तेजना फैलाने वाले हैं या बौखलाए हुए हैं। ऐसे विचार या तो ऊल जुलूल हैं या कल्पनाहीन। हमारा मतलब जनता की आर्थिक स्वतंत्रता से है और इसी के लिए हम राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू में छोटी मोटी आर्थिक मांगों और इन वर्गों के विशेष अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा। यही संघर्ष उन्हें राजनीतिक ताकत हासिल करने के अंतिम संघर्ष के लिए सचेत व तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त सैनिक विभाग संगठित करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार इसकी बुरी तरह जरूरत होती है। उस समय शुरू करके आप ऐसा ग्रुप तैयार नहीं कर सकते जिसके पास काम करने की पूरी ताकत हो। शायद इस विषय को बारीकी से समझाना जरूरी है। इस विषय पर मेरे विचारों को गलत रंग दिए जाने की बहुत अधिक संभावना है। ऊपरी तौर पर मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं एक क्रांतिकारी हूं जिसके दीर्घकालिक कार्यक्रम संबंधी ठोस व विशिष्ट विचार हैं जिन पर यहां विचार किया जा रहा है। शस्त्रों के साथी मेरे कुछ साथी मुझे रामप्रसाद बिस्मिल की तरह इस बात के लिए दोषी ठहराएंगे कि फांसी की कोठरी में रहकर मेरे भीतर कुछ प्रतिक्रिया पैदा हुई है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरे विचार वही हैं, मुझ में वही दृढ़ता है और वही जोश व स्पिरिट मुझ में यहां है जो बाहर थी। नहीं, उससे कुछ अधिक है। इसलिए अपने पाठकों को, सुनने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे शब्दों को वे पूरे ध्यान से पढ़ें। उन्हें पंक्तियों के बीच कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी जीवन के शुरू के चंद दिनों के सिवाय न तो मैं आतंकवादी हूं और न ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के तरीकों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे सभी काम इसी दिशा में थे, यानी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के सैनिक विभाग की जगह अपनी पहचान करवाना। यदि किसी ने मुझे गलत समझ लिया है तो वे सुधार कर लें। मेरा मतलब ये कदापि नहीं है कि बम व पिस्तौल बेकार हैं, वरन इसके विपरीत ये लाभदायक हैं। लेकिन मेरा मतलब ये जरूर है कि केवल बम फेंकना न सिर्फ बेकार बल्कि नुकसानदायक है। पार्टी के सैनिक विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके। इसे पार्टी के राजनीतिक काम में सहायक के रूप में होना चाहिए। ये अपने आप स्वतंत्र काम न करें। जैसा कि ऊपर इन पंक्तियों में बताया गया है, पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाए। समय समय पर मीटिंग और सम्मेलन बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं को सभी विषयों के बारे में सूचनाएं और सजगता देते रहना चाहिए। यदि आप इस तरह से काम शुरू कराते हैं तो आपको काफी गंभीरता से काम लेना होगा। इस काम को पूरा होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। क्रांति संबंधी यौवन काल के 10 साल में पूरे होने के सपने को एक और रख दें। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने 1 साल में स्वराज के सपने को परे रख दिया था। न तो इसके लिए भावुक होने की जरूरत है और न ही ये सरल है। जरूरत है निरंतर संघर्ष करने, कष्ट सहने, कुर्बानी भरा जीवन बिताने की। अपना व्यक्तिवाद पहले खत्म करो। व्यक्तिगत सुख के सपने उतार कर एक और रख दो और फिर काम शुरू करो। इंच इंच कर आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और बहुत मजबूत इरादे की जरूरत है। कितने ही भारी कष्ट और कठिनाइयां क्यों न हो, आपकी हिम्मत न कांपे। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। कितने भी कष्ट क्यों न आए, आपका क्रांतिकारी जोश ठंडा न पड़े। कष्ट सहने और कुर्बानी करने के सिद्धांत से आप सफलता हासिल करेंगे और ये व्यक्तिगत सफलताएं क्रांति की अमूल्य संपत्ति होंगी। इनकलाब जिंदाबाद।